सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 और विषय राजनीतिक विज्ञान और अध्याय चल रहा है हमारा खंड ब का तीसरा संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका का मतलब है हमारे देश के अंदर संघ की न्यायपालिका कैसी है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उच्चतम न्यायालय। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के मैंने 3 नाम बताए थे। उच्चतम न्यायालय के एक तो उच्चतम न्यायालय हो गया, एक इसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और एक इसी को क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। एक तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने बता दिया कैसे इनकी नियुक्ति होती है, कैसे इनको हटाया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, कौन नियुक्त करता है। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। हटाने का अधिकार इन्हें महाभियोग लगता है संसद में। 65 वर्ष तक की आयु होती है। ये सारी बातें मैंने बता दी। हमारे देश में सबसे ऊपर होता है उच्चतम न्यायालय, फिर होता है उच्च न्यायालय, फिर हमने पढ़ा था जिला न्यायालय होते हैं, और फिर पढ़ा था अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ये चीजें बताई थी ना, ऐसे कड़ी चलती है, अधीनस्थ फिर जिला फिर उच्च न्यायालय। अब हम कुछ बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति। एक थोड़ी सी प्रक्रिया दे रखी है, कॉलेजियम व्यवस्था, जो हाल ही में 99वां संविधान संशोधन हुआ था। 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत क्या था कि उच्चतम जो न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था की गई थी, कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था। ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था से क्या होता था, इसका आधार था कि इसको मंत्री परिषद यानी केंद्र सरकार के अंडर में कर दिया गया, इसको केंद्र सरकार के अंडर में कर दिया। 99वां संविधान संशोधन हुआ था, 123वां विधेयक था, ये 123वां विधेयक था, लेकिन संशोधन कौन सा था, 99वां। लेकिन इसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे जजों की नियुक्ति नहीं होगी, कॉलेजियम व्यवस्था नहीं अपनाई जाएगी। यानी उसका जो उसमें कौन कौन होंगे, मुख्य न्यायाधीश होगा, कानून मंत्री होगा, विपक्ष का भी होगा, ऐसी करके थोड़ी प्रक्रिया थी। दे रखिए ना, लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, राष्ट्रपति कब सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया उच्चतम न्यायालय कि ये कोई न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसलिए वापस वही दोबारा प्रक्रिया चल रही है जो पहले वाली चल रही है। उसमें थोड़ी सी कहानियां पढ़ लेना, वैसे ऑफलाइन सीधा आप पढ़ सकते हो, वैसे अब वर्तमान में उसका कोई आधार नहीं है। वापिस उसी प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी इस कॉलेजियम व्यवस्था में क्या थी कि पहले न्यायाधीश क्या करेंगे, केंद्र को नाम भेजेंगे भी किन किन को न्यायाधीश बनाना है, फिर केंद्र सरकार सोचेगी भी क्या इनको बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, फिर बनाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे थोड़ी है, हम नाम कहेंगे आप फिर सोचोगे फिर बनाओगे, ऐसे तो आप नियुक्ति करोगे नहीं। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। दोबारा वही प्रक्रिया हुई, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चाहते थे उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वापिस वही प्रक्रिया चल गई। मैंने बताया था इनको शपथ कौन दिलाता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है। ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश का मतलब आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, न्यायाधीश होता है। मुख्य जो न्यायाधीश होता है उसको शपथ हमेशा राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और बाकी जितने न्यायाधीश है, एक तो मुख्य न्यायाधीश, बाकी और भी न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। तो न्यायाधीश होते हैं, उनको जो शपथ दिलाते हैं वो ये मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये जो मुख्य न्यायाधीश है इसको तो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन ये बाकी जो न्यायाधीश बच जाते हैं ना, उनको शपथ ये मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो बात ये ध्यान रखना, ये सब हटते कहां से हैं, इनको हटाया जाता है, संसद हटाती है। हमेशा सीधे नहीं चलते फिरते राष्ट्रपति ने हटा दिया, नहीं, इनको हटाया जाता है संसद के द्वारा। संसद का मतलब क्या हुआ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन, 3 हो गए। और इनपे क्या लगता है, राष्ट्रपति की तरह महाभियोग लगता है। महाभियोग का मतलब लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो इन्हें हटना पड़ेगा। लेकिन होती प्रक्रिया नहीं, बहुत कम लगते हैं, महाभियोग पास ही नहीं होते। इसके अलावा देखो बात वर्तमान की बात करें, वर्तमान में हमारे उच्चतम न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश है। पहले तो होते थे 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 31 होते थे। अब वर्तमान आज की मैं बात करूं तो 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश में 34 न्यायाधीश है। ध्यान रखना, मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई, 1950 में। बात समझ में आ गई सारी। किसकी बात, उच्चतम न्यायालय की। ये प्रक्रिया सारी किसकी है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की आती है।
इसके अलावा देखो उच्चतम न्यायालय के और कुछ काम, दो तीन कई उच्चतम न्यायालय का काम भी तो है, संविधान की रक्षक है, संविधान की व्याख्या करती है। काम देखो इसकी क्या है। तो उच्चतम न्यायालय के देखो काम है, एक तो कार्य क्षेत्र देखें, पढ़ लेना किताब में से, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, या इसको कह सकते हैं एकमेव क्षेत्राधिकार, एकमेव अधिकार, एकाधिकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक है, हम सीधा जाके यहां न्यायालय, प्रारंभिक क्षेत्र मतलब कोई भी याचना है, याचना जनहित याचना होती है ना, कोई भी मामला होता है, वो सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लगा सकते हैं। कौन कौन से मामले? अब सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई कानून का मामला है, कानून का उल्लंघन किया है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दो नदियों का मामला है, दो नदियों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। दो राज्यों का सीमा विवाद है, दो राज्यों का सीमा विवाद है, तो भी सीधा कहा जाए। मान लो कुछ दिन पहला घटना घटी थी, मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा भारत, ये राज्य है तमिलनाडु, ठीक है, ये राज्य है केरल, ये राज्य है कर्नाटक। एक नदी है, एक नदी है कावेरी नदी, वो यहां से निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से और ऐसे बहती हुई, ठीक है, वो ऐसे बहती हुई, यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों का विवाद था। कर्नाटक ने क्या, कावेरी नदी का पानी रोक दिया, भी हमारी जनता प्यासी मरी, हम आपको क्यों दें। तीनों का विवाद हो गया, इतना ज्यादा घमासान हुआ। क्या ये मामला किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है? उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट में जा सकता है क्या? क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट है, केरल में, किसके पास जाएंगे? तो ये मामला सीधा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। यानी ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जा सकते हैं, वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। सीधे सीधे हम जा सकते हैं। किसी मंत्री के खिलाफ जाना है, संसद के खिलाफ जाना है, किसी दो नदियों का विवाद हो गया, कोई सीमा का विवाद हो गया, तो हम कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। दो राज्यों के बीच विवाद हो गया, सीमा विवाद, नदी विवाद, कोई बड़ी संस्था के बीच विवाद हो गया, तो वो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। वो होता है प्रारंभिक या एकमेव अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय अधिकार के अंतर्गत आते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, इसमें बाकी पढ़ लेना थ्योरी, मैं जो थ्योरी में आपको बात बता रहा हूं उसके हिसाब से। दूसरा रिट संबंधी अधिकार, रिट कहते हैं ना, रिट लगा दी, रिट संबंधी अधिकार। देखो, हमने मौलिक अधिकार पढ़े, मौलिक कह दो या मूल अधिकार कह दो, याद आ रहा है कुछ? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कब से कब तक पढ़े थे? हमने पढ़े थे अनुच्छेद 12 से 35 तक, मौलिक अधिकार भाग 3 पढ़े थे ना, अमेरिका से लिए हुए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का, ठीक है, ये सारे पढ़े थे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संस्कृति का अधिकार पढ़ा था। इनके अधिकारों का हनन हो जाए, किसी भी प्रकार का हनन हो जाए, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की रिट लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे मूल अधिकार यानी नागरिकों के मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, तो हम रिट कहां लगा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सीधा लगा सकते हैं। सीधी सी बात बता दी मैंने, ठीक है, इसको पढ़ लेना, उसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरी है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये क्या होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार? याद रखना, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया अपील करने का। मैंने अभी बताया, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उससे नीचे हाई कोर्ट, जिसको क्या कहेंगे? उच्च न्यायालय। याद रखा करो ये शब्द। इससे नीचे जिला न्यायालय, इससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। आपका कोई मामला है, आप बेकसूर हो, फिर भी आपको पकड़े गए और आपको इस छोटे सिस्टम की सबसे पहले यहां जाया जाता है। इस अधीनस्थ न्यायालय ने आपको सजा दे दी, साल की दे दी, 6 महीने की। आपको पता है मैं अपराधी नहीं हूं, तो आप न्याय मांगने के लिए जिला न्यायालय जाओगे। इसने भी इसकी रिपोर्ट देख के कहा भी आप अपराधी हो, इसने भी सजा सुना दी,
कहता भी हाँ सही है मामला, तो यहाँ न्याय नहीं मिला, आप यहाँ जाओगे, इसने इसकी रिपोर्ट देखी और इसने भी सजा सुना दी, हाँ जो इसने सजा सुनाई है वो सही है, आपको लास्ट अपील किया जा सकता है। देखो अपील पे अपील करने का अंतिम मौका सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। यहाँ न्याय नहीं मिला, यहाँ न्याय मिला, नहीं मिला, तो आप यहाँ जाओगे और यहाँ जो न्याय मिलेगा वो एकदम सही होगा, वो इनकी बातें पढ़ेगा, अगर सही हुई तो सही सजा, नहीं हुई तो नहीं। अपील करने की अंतिम जगह कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सिंह न्यायपालिका अपील करने की। कोई भी मामला हो, अगर आपको नीचे के कोर्टों में न्याय नहीं मिले तो आप लास्ट कहां जाओगे? सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय, मान लो आपका मामला यहाँ चल रहा है, कम से कम 10 से 15 साल हो गया आपका मामला यहीं चल रहा है और आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो अपने आप सर्वोच्च न्यायालय इस हाईकोर्ट को कहेगा क्या मामला है, मुझे दो, मैं स्वीकार करता हूँ क्या चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट को इतना भी अधिकार होता है कि नीचे वाले लोग जो कोर्ट होते हैं उनसे अपने कह सकता है कि आपके अधिकार में नहीं होता है, आपके बस की बात नहीं है, मैं इसको सकता हूँ, वो होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी अंतिम अपील यहाँ की जा सकती है। एक होता है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है, कोई भी इनसे सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति भी सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति को भी जरूरत पड़ जाए तो सलाह ले सकता है इससे, ये सलाह दे न दे, क्योंकि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, ये सलाह दे न दे इसकी मर्जी है, ठीक है, एक तो ये याद रखना। दूसरा, कोई भी सलाह संबंधी कार्य ये राष्ट्रपति से ले सकता है, कोई भी मशवरा है सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार है, संसद है, किसी भी प्रकार से सलाह मशवरा कर सकती है, ठीक है, ये सलाह मशवरा हो गया। इसके अलावा इसके बाद में आती है न्यायपालिका, जनहित याचिका हो सकती है, न्याय सक्रियता होती है, वो एक अलग से वीडियो में हमें पढ़ेंगे।